जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जिनका टारगेट है कि सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, ये वैकेंसी आपके लिए आखिरी है, पूरा जान लगा दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं भीड़ का चाल मत चलिएगा, क्योंकि भीड़ का अगर आप चाल चलोगे आपका जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। आज जो हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है, वो एक्साइज मेंस का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज, हमने आपको 150 टॉपिक हमने आपको बताया था और करवाया भी है, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ना उतना है कि एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि 150 टॉपिक से हमने हमेशा कहा है कि मेंस का पेपर जो होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होता है कंपेयर टू प्री। बट जैसा कि ये 64 पोस्ट के लिए एग्जाम था, तो इसमें पेपर का बस ये किया गया कि स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चंस ज्यादा दिखे, बट जो टॉपिक जो था वो डायरेक्टली वही थे जो हमने आपको दिया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, हर एक, स्पेशली अगर मैं साइंस का भी बात कर लूं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस पढ़े जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए। मैं स्लोली आपको सब स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए, और अगर बिहार दरोगा आपको श्योरली निकालना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। प्लस एक श्वेत पत्र, दैट मींस व्हाइट पेपर भी होगा कि हमने क्या पढ़ा है और आपका क्या आया है। इवन मैथ्स एंड रीजनिंग में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो क्या मैंने आपको बताया था कि आप न्यूमेरिकल पढ़ के जाओ। मैं कभी भी बाहर से बैठ के ऐसे आपके सामने आके बोलते ना, मतलब कुछ भी बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ के जाना है, फॉर्मूला बेस्ड था। मैंने आपको क्या बताया था कि 2D एंड 3D आपको देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा। 2D एंड 3D में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, मतलब एडवांस मैथ्स में जब मेंसुरेशन का, तो उसका फॉर्मूला दिख के जाएगा कौन वाला से क्वेश्चन आया, ठीक है। बाकी जितने भी थे इजी थे, आप मैथ्स रीजनिंग कर सकते थे, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। चलिए, अब मैं पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूं, बहुत चीज आप सीखने वाले हो, ठीक है। और आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा कि अगर आप मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बस जितना टॉपिक आपको दिया जा रहा है, वीडियोस को देख के लिखना है, ठीक है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद करना है। अब ये नहीं है कि अगर सिर्फ ब्लैक सॉइल के बारे में आप पढ़ रहे हो तो ये याद रखना कि ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत अच्छा। आपको ये भी याद रखना है कि ब्लैक सॉइल, ठीक है, कॉटन के लिए है, कहां ये मैक्सिमम कौन सा, इंडिया का कौन सा पार्ट में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। तो जितने पॉइंट्स आपको लिख लिख के दिए गए हैं पीडीएफ में, वीडियो में, उसको लिख लिख के याद करना है। बस वही चीज यहां आया हुआ था। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने, और याद रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप फोकस सुनने पे कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं बस उसको सुनिए, ठीक है। और आप देखिए कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या सर ने जो पढ़ाया था वहां से सब क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए। देखिए, पहला था, ठीक है, ये डायरेक्टली नोट्स से आपका क्वेश्चन था, आप जाके देख लेना, नोट्स में आपका ये दिया होगा। पंचायती राज सिस्टम से पहला क्वेश्चन था। हमेशा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे पीपीएससी हो चाहे दरोगा हो। तो पूछा गया था कि जो पंचायती राज सिस्टम से पूछा गया था कि पीके, इसमें से मतलब जितने भी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कमिटी थी, तो इस बार जो जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा 1957 में बलवंत राय कमेटी। तो बलवंत राय मेहता को क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चर बोला जाता है हमारा पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, एनालिसिस थोड़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 1957 के बाद 1977, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। तो वो भी किससे रिलेटेड था, तो वो भी आपका पंचायती राज सिस्टम से। तो पूछा गया था। इसी तरीके से आप नोट्स में देखोगे पीके थुंगन समिति के बारे में मैंने आपको बताया। तो पीके थुंगन समिति से जो है रिलेटेड किससे है, तो आपको याद रखना है पीके थुंगन समिति जो है ये भी रिलेटेड आपका पंचायती राज सिस्टम से, और ये कब कौन से ईयर में आया था, तो 1989 में आया था, ठीक है। और जो देखिए, जो पीके थुंगन समिति था, ठीक है, इसने भी ये रिकमेंड किया था कि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है उसको क्या दे देना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देना चाहिए, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल 40 से, ठीक है, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी में भी आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40, ठीक है। बट वो बाध्य नहीं था कि हर राज्य पे बाध्य होगा कि उसको पंचायती राज सिस्टम अपने स्टेट में लगाना है, ठीक है। बट जो कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा क्या हो गया, इसको लागू किया गया था पंचायती राज सिस्टम आपको लगाने के लिए एवरी स्टेट में। कुछ स्टेट में अभी भी नहीं है, वो हम बात कर चुके। तो पहला था पीके थुंगन समिति, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से ये रिलेटेड है, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ है। 1989 में ये आया था, ठीक है। और इसने कहा था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय बना देना चाहिए आपको। ये जो आपका पंचायती राज सिस्टम है, और इसको जनरली हर एक स्टेट में लागू कर देना चाहिए, बाध्य कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 40 में वो बाध्य करने का बात नहीं था, वो बताया गया था कि ये स्टेट पे डिपेंड है कि वो पंचायती राज सिस्टम अपनी स्टेट में लगाता है कि नहीं। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया कि उसको
अलाउ कर दिया गया हर स्टेट में लगाना है, तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा एक करंट का ये क्वेश्चन था कि पहला, ठीक है, मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, जैसे कि टाइगर रिजर्व पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप देखोगे पहले भी पूछा गया है पंचायती, बट ये करंट से क्वेश्चन था कि पहला मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये कहाँ है, तो आपको कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना ये जो है आपका उड़ीसा का जो सिंपलीपाल नेशनल पार्क है, उसमें मेलानिस्टिक टाइगर पार्क बनाने का बात चला था। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो मेनली जो ब्लैक कलर के, ठीक है, जो टाइगर होंगे उसको स्पेशली वहां रखा जाएगा, तो मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, ये कहां, तो उड़ीसा में बसाया जाएगा। अब उड़ीसा से जल्दी याद कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था भित्रकनिका, भित्रकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद सतकोसिया नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका उड़ीसा है। एक चीज उड़ीसा से याद रखना, जो दरोगा का आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन है, कि जो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो ओलिव टर्टल, ओलिव मतलब होता है एक कछुआ होता है स्पेशल प्रकार का, तो ओलिव टर्टल के लिए बहुत फेमस है, तो वो आपको याद रखना है, वो है आपका भित्रकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भित्रकनिका जो भित्रकनिका ने गहिरमाथा, ठीक है, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका किसके लिए फेमस है, तो आपका ओलिव टर्टल के लिए फेमस है। तो आप क्या क्या याद रखोगे उड़ीसा से याद रखोगे भित्रकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया नेशनल पार्क, और साथ में याद रखोगे आप क्या, भित्रकनिका के साथ गहिरमाथा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि किस चीज के लिए फेमस है, तो ओलिव टर्टल के लिए, एक प्रकार का कछुआ होता है, तो आपको याद रखना गहिरमाथा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कछुआ के लिए फेमस है। उसके बाद ये भी एक करंट का क्वेश्चन था कि सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु कौन सा, क्वेश्चन ये था कि भारत का जो सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा क्या था, कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज, केबल से बनाया हुआ, ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन फॉर्म होता है, मैं बताऊंगा, केबल स्टे ब्रिज, ठीक है, तो कहां बनाया गया और इसको क्या नाम दिया गया है, बहुत सारा था उसमें, ठीक है, तो इसमें ये याद रखना, ये है सुदर्शन सेतु, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, केबल से बना हुआ केबल स्टे ब्रिज, तो आपको याद रखना है क्या है, आपका सुदर्शन सेतु, आपको याद रखना है, ये गुजरात में बनाया गया, इसका जो लेंथ है 2.32 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बना गया, आर्च मतलब ऐसा ब्रिज, तो कहां बनाया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है, वो जो बनाया गया है आपको चेनाब रिवर में कश्मीर में बनाया गया है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था, तो मेंस में करंट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, अब ये तो पैटर्न श्योर हो गया। उसके बाद था एक क्वेश्चन था कि 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से ऐसे थे जो डेट वाइज अरेंज करने के लिए दिया गया था, ठीक है, तो वो आपको जब पढ़ोगे तो मैंने एक एक्स्ट्रा मैंने डेट वाला ही, मैंने पूरा वीडियो ही डेट वाला मैंने आपको बना के दिया था, आपको पता है, जैसे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, कब इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त तोपर, ये सबको डेट के वाइज सजाना था। तो आपको पता है इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 अक्टूबर में आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपका आगे चल के अगस्त में आया था, ठीक है, उसके बाद आपका अगस्त ओवर जो है आपका 8 अगस्त। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने गलत किया होगा, ये आपने अच्छे बेसिकली ये अरेंज करना था, तो ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो ये सब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक करंट का एक क्वेश्चन था कि अग्नि जो दुर्वास्त्र है, ठीक है, दुर्वास्त्र है बेसिकली क्या है, ठीक है, क्या आया था क्वेश्चन, हाँ दिव्यास्त्र, ठीक है, दिव्यास्त्र या दुर्वास्त्र, दिव्यास्त्र था बेसिकली, ठीक है, तो दिव्यास्त्र, तो आप देखो अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया था आपका उड़ीसा का कौन सा द्वीप है, तो अब्दुल कलाम द्वीप पे टेस्ट किया गया था, ठीक है, और ये जो टेस्ट किया गया इसी प्रोग्राम का नाम रखा गया था दिव्यास्त्र। तो दिव्यास्त्र क्या था, तो अग्नि 5 से रिलेटेड था, ठीक है, इसका टेस्ट किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में, ठीक है, किसके द्वारा, डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए, ठीक है, D4 दरोगा, D4 डीआरडीओ से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में 1275 में, अस्त्र जो है, अस्त्र क्या था, तो ये भी एक मिसाइल है, अस्त्र, ठीक है, क्या है, मिसाइल है, दरोगा मेंस का क्वेश्चन था कि जो अस्त्र जो है किस तरीके का मिसाइल है, तो एयर टू एयर, ठीक है, मतलब हवा से हवा में मार करता है। डीआरडीओ ने अभी करंट से क्वेश्चन भी है, याद रख लेना, अर्गम, ठीक है, अर्गम करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा जाएगा कि अर्गम क्या है, तो डीआरडीओ के द्वारा एक राइफल बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है अर्गम, और डीआरडीओ ने अभी ही अपना 66 नंबर का, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, ये भी चीज आपको याद रखना है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन है समीर वी कामत। अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन आपके छपेंगे, ठीक है। एक था क्वेश्चन जैसे कि वहां ऑप्शन स्टेटमेंट बेस्ड था कि भारत का कोई भी आपका रिलीजन नहीं है, ठीक है, वही उसका ऑप्शन होगा। देखो जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा मतलब आप ऑप्शन देके डायरेक्टली टिक मार लेते, तो भारत का कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। तो मतलब इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा गलत है, तो ये सब छांटना था। तो भारत का कोई भी रिलीजन नहीं है, जैसे कि बोला जाता है ना इस्लामिक कंट्री, जैसे पाकिस्तान क्या है इस्लामिक कंट्री है, तो हम भारत का कोई एक नेशनल कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, कोई रिलीजन नहीं है यहाँ, ठीक है, वो चीज मैं आपको। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फ्लोरा एंड फोना को कौन इफेक्ट नहीं करता है। तो फ्लोरा मतलब होता है आपका, फ्लोरा मतलब आप समझ सकते हो पेड़ पौधा, एंड फोना मतलब एनिमल। तो जो फ्लोरा एंड फोना जो होता है इसको कौन इफेक्ट नहीं करता है, वहां ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन से आपको टिक मारना था। एनवायरमेंट से आप था, ये इजी था, आप कर सकते थे। देखो अब ये मेनली जितने भी क्वेश्चंस थे, देखो जैसे कि बहुत ही कन्वेंशनल जो पहले टाइप से पूछा गया, ठीक है। उसके बाद था आपका जितने भी आपके पासे से मतलब जो दरे हैं, जैसे कि नाथुला से पहले भी मतलब इसमें, लेकिन इस बार था कि थोड़ा अरेंज करने के लिए था, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं था, ठीक है, क्योंकि कटअप बहुत हाई चला जाता है, 64 पोस्ट है। तो जैसे कि सिक्किम में क्या है, नाथुला है, सिक्किम में सॉरी जो नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। और मैंने ये भी करवाया था कि जेलीपला दर्रा कहाँ है, तो वो भी सिक्किम में है। तो नाथुला याद रखोगे और जेलीपला याद रखोगे। उसी तरीके से आपको याद रखना बॉमडिला याद रखना कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। सेला पास कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और आपके पास दीपू पास कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो सेला, दीपू, बॉमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का आपको पता होगा, जो जिला हो गया, बुर्जिल हो गया, ये सब कहाँ है, तो आपका कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको अरेंज करना था। सिप किला पहले भी पूछा जा चुका है, डायरेक्टली दरोगा का ही क्वेश्चन है। तो सिप किला आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। ये तो मैंने बहुत बार, आप मेरी बातों पे अगर आप ध्यान देते हो तो आप बहुत लोगों से आगे निकलो। मैंने आपको बताया था जो गारो खासी जो हिल्स है, ये दरोगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने काफी डिटेल में आई थिंक 10 से 15 मिनट का वीडियो सिर्फ उसी पे मैंने बनाया, गारो खासी जंतिया हिल्स पे, तो उसको अच्छे से देखिएगा। पूछा गया था कि गारो माउंटेन से पूछा गया था, तो ये मेघालय में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल था, सॉइल का स्पेशल एक पीडीएफ आपको दिया गया होगा, आप जाके देखिएगा। सॉइल से क्वेश्चंस थे, 1 से 2 क्वेश्चंस थे या 3 थे, अभी पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि ब्लैक सॉइल से था, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, या कौन सा सही नहीं है। तो जैसे कि ब्लैक सॉइल से था, तो ब्लैक सॉइल काली मिट्टी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कॉटन के लिए अच्छा होता है। तो सिर्फ इतना याद नहीं रखना, बाकी जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसको श्वेत ज्योत मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। तो जितना भी पॉइंट आप जाके ब्लैक सॉइल से जितना भी आपको देख लेना है, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, ये नमी धारण करने की शक्ति होती है, खुद से ये जोता हुआ मिट्टी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स है ब्लैक सॉइल का आपको देख लेना है, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बहुत अच्छे से बताया गया, ठीक है। एक था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, मतलब ये तो दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, रिवर से एकदम डन है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये था बैतरनी के बारे में भी बात किया गया, उड़ीसा में ये बहती है, ठीक है, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये डेल्टा बनाती है, मतलब पूरब की तरह बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बैतरनी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, उड़ीसा में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पेशली आप जाके देख लेना, जो फुल पीडीएफ दिया गया है उसमें हाइट बहुत अच्छे से दिया गया है, जितना भी इंपॉर्टेंट चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट का 8800 दिया होगा, वहां देख लीजिएगा। उसी प्रकार से भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गॉडविन एंड ऑस्टिन K2 8611। तो ये वाला आपको पूछा गया था, जो कि पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बट पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजुंगा 8500 वाला। देखिए जो ज्योग्राफी के है ना, ज्योग्राफी के सब आपको पीडीएफ से डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो साइंस का है उसको मैंने स्पेशली एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट वाले वीडियोस है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है सब। चलिए उसके बाद हो गया, ये करंट से था कि फर्स्ट चीफ ऑफ सीआईएसएफ, फर्स्ट वोमेन चीफ, मतलब पहला महिला जो चीफ बनी है सीआईएसएफ, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो आपका फोर्स होती है, तो ये है आपका नीना सिंह। याद रखिएगा, सीआईएसएफ से एक बार पूछा था कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, घुमा के ना क्वेश्चंस वही रहते हैं लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं। इसको बार करंट में पूछ लिया, सीआईएसएफ का जो फॉर्मेशन हुआ है 1969 में हुआ है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। एक करंट का क्वेश्चन था कि आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज कहाँ खुला है, आपको याद रखना है पुणे एंड मोह में, पुणे एंड मोह में। एक करंट से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, अभी रिसेंटली है कि कौन सा ऐसा सिटी है जहां, ठीक है, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मथुरा हो जाएगा। उसके बाद है एक था कि एज का, जैसे कि पंचायती राज का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, पंचायती राज मतलब गांव में जो पंचायती राज होता है, मान लो आपको मुखिया ही बनना है, तो मिनिमम एज कितना होना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है वो है आपका 21 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए 35। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक्साइज का जो पहले वाला एग्जाम हुआ था, अगर आपको मेंस याद है, उसमें पूछा गया था कि सबसे ऊंचा जो बादल होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है साइरस, ठीक है,
साइरस। और इस बार पूछा गया था कि जो सबसे नीचा वाला जो बादल होता है उसको क्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन वही है, घुमा के बस इधर से उधर कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है निम्बो स्टेटस, ठीक है। निम्बो स्टेटस जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो इससे पहले वाला दरोगा में जो पूछा गया था वो पूछा गया था जो सबसे ऊंचा जो क्लाउड होता है उसको क्या बोलते हैं। ऐसे ये आपका घटना चक्र में दिया है। घटना चक्र का जो पीडीएफ आपको बना के दिया जा रहा है वन लाइनर, वहां से भी था क्वेश्चंस में बताते हुए चलूंगा। उसके बाद आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट वाला स्पेशल पीडीएफ जाके देखिएगा। देखिए जो आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, दरोगा में एक चीज देखिएगा, पॉलिटी में हमेशा जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा लॉजिकल होता है, थोड़ा सोचने वाला होता है। तो जो पीडीएफ आपको प्रिपेयर करके दिया जा रहा है जैसे कि प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट में ये दिया हुआ है, जाके देखना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 77 क्या बोलता है कि जो भी काम होगा गवर्नमेंट का, यूनियन का, वो किसके नाम पे होगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। तो वही आर्टिकल 77 से पूछा गया था, वो यही बताता है कि यूनियन में जो भी काम होगा इन द नेम ऑफ आपका किसका, प्रेसिडेंट का। तो आर्टिकल 77। उसके बाद था आपका एक था कि देखिए इसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि हाइड्रोनियम आयन, देखिए इसको मैंने, तो हाइड्रोनियम आयन अगर बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। देखिए जैसे कि कैसे, मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसमें अगर पानी में इसको घोलोगे तो क्या निकलेगा, OH- निकलेगा, ठीक है। साइंस में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो दूसरों से आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। चलिए ये OH- निकलेगा। और एक है आपका HCl क्या है, एसिड है। अगर इसको पानी में घोलोगे तो इसमें क्या निकलेगा, H+। तो देखो जब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, जब हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, अब जब पानी में जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा। क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा। मतलब हाइड्रोक्साइड OH- क्या होता है, OH- क्या है, ये बेस को बढ़ाएगा, तो पीएच इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो पानी में अगर आप अगला बार दे दे कि पानी में अगर NOH मिलाते जाते हैं तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पीएच इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये बेस है और बेस जितना बढ़ाओगे पीएच बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से मान लो बोला जाएगा कि HCl मिलाते हुए जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, H+ निकलता है, या इसको H3O+ भी ये कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में बोले तो याद रखना है H+ या हाइड्रोनियम आयन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो डेट मीन्स H+ हमारा जो है ये इंक्रीज होगा। जितना H+ इंक्रीज होगा वो क्या होगा, उसका पीएच जो है घटता हुआ जाएगा, क्योंकि एसिडिटी अगर इंक्रीज होगा तो पीएच घटते हुए जाता है, ठीक है। याद रहेगा पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने किया था। और ये हाइड्रोनियम आयन वाला नहीं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा जो आमाशय, हमारा जो पेट है, ठीक है, इसमें जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है, ठीक है, ये आमाशय में जो भी जूस निकलता है उसका जो कैसा होता है, तो वो एसिड होता है। और यही आपका एक्साइ जो आपका ESI हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो आमाशय में जो जूस निकलता है उसका पीएच कितना होता है, ठीक है। तो ये 1.5 से 2 के बीच में होता है, ठीक है। वहां एग्जाम में आई थिंक 1.5 वाला आया था इन्फोर्समेंट SI में, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो पेट में जो एसिड कौन सा निकलता है, HCl निकलता है। दूसरा आपको याद रखना है उसका जो गैस्ट्रिक जो जूस होता है, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस निकलने के बाद ही ऑक्जेंटिक सेल से क्या होता है, HCl निकलता है। तो उसका जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.5 से 2 के बीच में एटलीस्ट आपका होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया 19। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये तो सब करवाया हुआ, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए हिस्ट्री अगर बहुत डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, तो उसमें नहीं घबराना है। बाकी जो इजी क्वेश्चन है गलत नहीं करना, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग गलत नहीं करना। एक पूछा गया था कि जो आपको पता है दो जो अशोक स्तंभ थे, एक टोपर वाला, ठीक है, और एक मेरठ वाला, वो दिल्ली लाया गया था। आप जाके वीडियो में देखिएगा, बताया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात बताया था कि इसको सल्तनत काल का अकबर बोला जाता था। तो सल्तनत काल का अकबर किसको बोला जाता था, फिरोज शाह तुगलक को। और इसने क्या था, ये बहुत ही कट्टर था, ठीक है, बहुत ही कट्टर मुस्लिम था। बट ये भी याद रखना है कि इसने सबसे ज्यादा, ठीक है, चलिए उतना नहीं जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक आपको याद रखना सल्तनत काल का, इसको अकबर बोला जाता था। टोपर और मेरठ से अशोक स्तंभ उसने कहा दिल्ली मंगाया था, उठा के ले आया था। और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, एक चीज कि जो अशोक स्तंभ था इसको सबसे पहले खोजा कौन था, तो पेनथेलर ने। बट सबसे पहले पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, कोई खिलाड़ी दे देगा और पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है। और जब कुछ नहीं समझ में आएगा टेबल टेनिस मारिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टेबल टेनिस से ज्यादा रहता है। तो मानव ठक्कर आपको याद रखना है, ऐसे इनको बहुत कम लोग को पता होगा, ठीक है। मानव ठक्कर तो याद रखना, ठक्कर टेबल टेनिस, T for टेनिस, T for ठक्कर, ठीक
ठीक है। तो मानव ठक्कर टेबल टेनिस से रिलेटेड थे। अब देखिए फिर से साइंस का क्वेश्चन ये आ गया, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने आपको करवाया था, आप जाके देख लेना, इवन ये यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, जब मैं आपको कोवैलेंट एंड सिग्मा बॉन्ड में आपको पढ़ा रहा था। यहाँ पूछा था कि इथाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा था कि इथाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ था और वही आपको निकालना था, ठीक है। तो देखिए, तो इथाइन, देखिए मैंने आपको बताया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मैंने ये सब चीज आपको समझाया था, ठीक है। ये तो हाइड्रोकार्बन के टाइप हो गए, प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो सिंगल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्केन में, एल्केन KANE, डबल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्कीन ALKENE, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्काइन ALKYNE। मैंने आपको ये भी समझाया था, फॉर्मूला सबका बताया था, जैसे कि एल्केन का होगा तो CnH2n+2, ठीक है, और एल्कीन का होगा तो CnH2n, और एल्काइन का होगा तो CnH2n-2, ठीक है। तो यहां पूछा हुआ था इथाइन, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। या अगर यही होता सिंगल बॉन्ड वाला तो इथेन होता, डबल बॉन्ड वाला होता तो इथीन होता, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए इथाइन है। इथाइन है मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो मीथेन इथेन मतलब 2 कार्बन होगा, सिंपल है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझा के रखा है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है तो क्या होता है, CnH2n-2, और n का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि ये मीथेन इथेन तो सेकंड में आ रहा है तो 2 लेंगे, तो C2H 2 H2, तो C2H2 क्या हो जाएगा, इथाइन का हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, इसको बना भी सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, आप कर लिए होगे, इजी है, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। अब लाइट चैप्टर से मैं हमेशा कहता हूं कि लाइट चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे। लाइट से इस बार भी था 2 क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। देखिए मैंने आपको समझाया था, जब लाइट का जो एप्लीकेशन है मैंने समझाया था, विवर्तन, तो उससे एक क्वेश्चन था विवर्तन, जैसे कि डिस्क होता है, डिस्क जो होता है, आप पहले वाला आप डिस्क जो देखते होगे, ठीक है, तो उसमें कलर दिखता है, ठीक है। तो क्यों दिखता है, तो विवर्तन के कारण। ये मैं आप डायरेक्टली ये आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन से कौन क्या क्या चीज होता है, रिफ्रैक्शन से कौन सा, आप मतलब हिंदी में समझ रहे हो ना, अपवर्तन, ये सब से क्या क्या फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन से क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, जितना भी ये सब आपको पढ़ाया हुआ है प्लीज जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद था ये सब कराया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड था कि कब ये आया, तो 1878 में आया। किसके शासन काल में आया था, किसने लाया था, तो आपको याद रखना है किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। इसको एंड किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1881 में। तो ये सब नोट्स है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से साइंस में करवाया था, ठीक है। अगर आप साइंस कर ले रहे हो जितना हम करवा रहे हैं, आपका कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। मैंने आपको बात यहाँ पूछा था कि जो पेंडुलम जो होता है, जो घड़ी होता है पेंडुलम वाला, ठीक है, उसका फॉर्मूला पूछा था, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में मैंने करवाया है, 2π√L/G, ठीक है। तो यहाँ L/G के जगह कुछ और दिया हुआ था, K/M के फॉर्म में दिया हुआ था, बस आपको वहां देख के समझ के लिखना था, T = 2/√L/G। प्लस माइनस में 2 चीज मैंने आपको समझाया था कि गर्म का जो मंथ होता है, ठीक है, तो गर्म में क्या होता है, ये जो है आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गर्म में। तो गर्म में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ गया, ये चीज याद रखना। टाइम पीरियड क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ये L जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है, जो पेंडुलम जो होता है उसका L इंक्रीज, लंबाई जो है इंक्रीज हो जाता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, इसमें आपका बढ़ जाता है। वहीं आपका जो ठंडा का मौसम में होता है, ठीक है, तो गर्मी में आप क्या कह सकते हो, थोड़ा सुस्त हो गया, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा ले रहा है। वहीं ठंडा के मौसम में क्या होता है, सुनते हुए चलना, ठीक है, ठंडा के मौसम में क्या होता है, L का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो L का वैल्यू सिकुड़ गया मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब घट गया। तो ठंडा में क्या होगा, थोड़ा ये चुस्त हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो जल्दी होता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस वाला मैं अच्छे से करवाते हुए चलता हूँ। उसके बाद लाइट से आई थिंक 3 क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए, या 2 क्वेश्चन था, अभी देख लेते हैं। एक लाइट से, लाइट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लाइट के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इसको गमन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, इसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, माध्यम का। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने करवाया था। वहीं जो साउंड होता है उसको गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। तो इसपे स्टेटमेंट बेस्ड बना के क्वेश्चन दिया हुआ था, हर चीज मैंने आपको पढ़ाया है लाइट वाला, ठीक है। डज नॉट मीडियम, लाइट डिटेल में आपको पढ़ाया पूरा 40 से 45 मिनट। उसके था पुष्पा, सुगंधा, राजलक्ष्मी, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा मतलब एक एग्जाम में पूछा तो हो सकता है दूसरा में ना पूछे, पर तीसरा में पूछ लेता है। जितना भी
चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके जो प्रकार है, तो मैंने ये भी आपको ट्रिक से करवाया था, याद आया कुछ? मैंने आपको क्या करवाया था कि जब भी महिला वाला नाम आए मैक्सिमम चांस होगा कि उसका आंसर क्या होगा, राइस होगा। तो ये हो गया, पूसा हो गया, सुगंधा हो गया, राजलक्ष्मी हो गया, ठीक है, ये सब जो है राइस का मतलब चावल का प्रजाति है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ था। उसके बाद दादा भाई नारोजी से था कि ड्रेन थ्योरी, ठीक है, धन का निष्कासन जो है किसके द्वारा दिया गया था, इस सब आपको करवाया हुआ पीडीएफ में भी। तो दादा भाई नारोजी के द्वारा मैंने ये भी करवाया था, इन्होंने बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्लस इन्होंने 3 कांग्रेस का सेशन का भी हेड किया है, 1886, 1893 और 1906, ठीक है, ये सब चीज आपको करवाया हुआ है। तो हिस्ट्री वाला ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अमेंडमेंट जो संशोधन जो होता है क्यों जरूरत होता है। थोड़ा आजकल ना थोड़ा आपका बौद्धिक क्षमता भी दिखता है कि सच में आप कुछ चीज समझते हो या बुक में सिर्फ रट किया हो। तो वही था कि अमेंडमेंट आखिर क्यों जरूरत पड़ता है, तो ये जो जरूरत पड़ता है क्यों, ताकि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से भी अगर कोई जरूरत है किसी चीज को अगर संविधान में लाना है, तो इसीलिए क्या है आपका संशोधन का जरूरत पड़ता है। तो यही इसका आंसर होगा कि संशोधन का जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। उसके बाद था एक हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, जैसे कि महान्यायवादी होते हैं, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जिसका आर्टिकल क्या है 76। वही अगर पूछ ले कि स्टेट में कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल। नेशनल लेवल पे अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल आपको याद रखना है, और स्टेट में याद रखना है एडवोकेट जनरल जो कि क्या है 165। तो 165 एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, और नेशनल में अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी 76, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये फिर से एक साइंस का क्वेश्चन, यहाँ एक एक चीज मैंने आपको करवाया, ठीक है। 1275 में जाने से पहले मैंने एक स्पेशल पीडीएफ प्रिपेयर करके दिया था, जल्दी से याद करो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने क्या करवाया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसे मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक क्या है, एनाल्जेसिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, मैंने अच्छे से करवाया था। एनाल्जेसिक दर्द में लिया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक हम लोग बाहर अप्लाई करते हैं, मान लो घाव हो गया, ठीक है, तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाते, किसी भी कट हो गया तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाते, तो वो हो गया आपका एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक मैंने बता दिया, एंटीपायरेटिक बताया, हर एक चीज आपको पढ़ाया हुआ है। और एंटीबायोटिक क्या होता है, तो कोई भी बीमारी को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें बैक्टीरिया के बढ़ाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको दिया था, ठीक है, बहुत कम लोग कर पाएंगे, ऐसा पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है। और एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है, 1828 में। और पेनिसिलिन उसका नाम दिया था, जो कि एक फंगस से बनाया गया था। उसके बाद था कि ब्लीचिंग पाउडर जो हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, तो रंग को साफ करने में, या आपका पानी का जो आपका, अभी इतना याद रखो, ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला, जो रंग है या गंदा को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक होता है बेकिंग, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर जो यूज होता है, ये क्या होता है, एक बेस होता है। तो बेकिंग पाउडर जो यूज होता है आपको याद रखना है, ये एक एंटासिड के रूप में यूज होता है। और वॉशिंग सोडा था, ठीक है, तो वो ग्लास को बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ आप बस आपको मैच करना था, ये चीज मतलब यूज से था, ठीक है। उसके बाद है एक बुक से था, ठीक है, बुक को मैच करना था, जैसे माई कंट्री माई लाइफ, ये किसने लिखा है, तो ये LK अडवाणी ने लिखा है, ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर किसने लिखा है, तो R वेंकटरमन ने लिखा है। द इनसाइडर PV नरसिम्हा राव, तो ये बहुत फेमस है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, तो नोट भी बनाया होगा। ऐसे आपको बुक का स्पेशल ट्रिक से आपको याद करवाया गया है स्टैटिक जीके में, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग का तो मैंने बता दिया, ठीक है, जितना आपको बताया गया अगर आप उतना कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, जितना हम बस बता दिए हैं और जितना हमने आपको बस करवा दिया उसको ही बार बार लिख लिख के करिए। 18 से 22 क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा, चाहे प्रोबेबिलिटी से पूछे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछे, आपका 3D से पूछ ले, 2D से पूछ ले, जो हमने बताया बस उतना कर लीजिएगा। जैसे कि एज से, ये एज वेज वाला तो सब मैंने BSSC का पेपर आपको सॉल्व किया, वो सब कर लेना। टिग्नोमेट्री से मैंने बोला था फॉर्मूला वाला 10 पे आया था, और एक आया था कोन वाला, तो कोन वाला मैंने आपको फॉर्मूला ये सब करवाया। रीजनिंग ज्यादा रहता है, ठीक है, आप तो रीजनिंग आपको अच्छे से करके जाना है। आई थिंक आप लोग करते भी होगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसे क्लॉक बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है। ब्लड रिलेशन मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा। सीरीज अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरेज बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना करवाया जा रहा है अगर आप वो कर लेते हो, श्योर है आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, रेंसिडिटी क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है, कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि रेंसिडिटी, ठीक है, आप इसका हिंदी, अब पेपर वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेंसिडिटी देखिए, जब ये ऑक्सीकरण होता है, देखिए ऑक्सीकरण किसका, जो फैट है, वसा है, चाहे ऑयल है, ठीक है, इसका जब ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब क्या, अगर इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है।
सर जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए ही जो होता है बहुत सारे जो आप देखोगे, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इसी तरीके से क्या होता है इवन बल्ब में भी, ये तो खैर खाना का बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन होना मतलब वो किसी भी चीज का लाइफ घटा देगा। इवन बल्ब में भी जो होता है आप देखोगे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अक्रिय गैस डाला जाता है ताकि जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके और वो लंबा लाइफ तक चल पाए। ठीक है, उसके बाद इबन बतूता दरोगा का भी क्वेश्चन 1275 में मेंस में आया था कि इबन बतूता कब आया था, तो 1333 में आया था आई थिंक। ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लेना, 1333 में आया था। ठीक है, तो कौन से सेंचुरी में आया था ये पूछा था, तो 14th सेंचुरी में आया था। ठीक है, इसमें पूछा था कि रहेला किसने लिखा है, तो इबन बतूता ने लिखा है। किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, और कौन से सेंचुरी में, तो 14th सेंचुरी में आया था। इवन मोहम्मद बिन जो आपका तुगलक था MBT, ठीक है, उसने क्या किया था, इसको काजी बना के चाइना भी भेजा था। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक रोलेट एक्ट से पूछा गया था, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, रोलेट एक्ट आपको पता है मार्च 1919 में आया था और इसको ही लेके आगे चल के 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला कांड भी होता है। तो ये रोलेट एक्ट से स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, मिनरल मतलब खनिज, तो अधात्विक खनिज कौन सा है, तो उसमें आंसर होगा माइका। और माइका का यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरीके से भी काम करता है। ठीक है, मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ है, तो ये कैमूर में है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर बिहार से क्वेश्चन आता है तो ज्योग्राफी से ही आता है। दरोगा का मेंस का भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो आया है दो तो मैप से ही पूछ लिया है बिहार का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, ठीक है, इतना अच्छे से हम एनालिसिस करवा दे रहे हैं, क्या क्या टॉपिक से पूछा गया, आप लोग लाइक किया करो। ठीक है, और कैसा लगा बताइएगा, बाकी इसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस भी डाला जाएगा स्टेटस में भी। ठीक है, मुंडेश्वरी टेम्पल हो गया। उसके बाद था एलुवियल सॉइल के ऊपर। ठीक है, जो एलुवियल सॉइल जो होता है, ठीक है, तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड था। एलुवियल सॉइल जो है 40% जो है पूरे भारत पे एलुवियल सॉइल है। मेनली जो एलुवियल सॉइल जो लाया जाता है वो पानी के साथ आता है, ठीक है, सेडिमेंट हो जाता है। तो ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से नोट्स आपको दिया गया है, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल से था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, सब टॉपिक वही है, बस यही है कि थोड़ा आपको जो जो टॉपिक दिया गया उसका जो नोट्स दिए गए उसको लिख के बस याद कर लीजिएगा जितना भी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है सुचिता, एक कि कौन सी ऐसी महिला है जो 150 लैंग्वेज में गाना गाई है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाई है, तो सुचिता सतीश था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन था कि Fe+4H2O F3O4 + H2 इस पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सब चीज पूछा गया था। तो हमने आपको सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, एकदम रिएक्शन से। अब यहाँ का अगर बात करोगे तो यहाँ है आयरन और यहाँ है H2O। तो देखिए लॉस ऑफ मतलब अगर ऑक्सीजन का ऐड होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं यहाँ आयरन का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ देखो रिएक्शन के बाद, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छे से याद रखिएगा। और जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि H2O का यहाँ रिडक्शन हो गया तो क्या होगा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, आपका एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बोले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन का हो रहा है, और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो H2O का हो रहा है। कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो खुद ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छे से याद रखिएगा। और ये इस तरीके से फॉर्मेशन इसका हो जाता है, ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें कौन सा गैस निकलता है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि आयरन का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो कौन सा गैस निकलता है, तो आपका हाइड्रोजन निकलता है। याद रखिएगा, एक जो ये हमेशा इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो इन्फोर्समेंट ऐसा था उसे पूछा गया था कि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्योंकि जंग जो है पानी लगने के बाद ही जंग उसमें होता है, Fe2O3.H2O। तो प्लीज ये वाला टॉपिक एकदम और ये वाला रिएक्शन अच्छे से याद रखना, फ्यूचर में भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वहां का घर जो था ग्रिड टू ग्रिड काटता था, मतलब 90 डिग्री पे काटता था, प्लस वहां उन्नत जल प्रबंधन था। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड थे वो बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री का इजी है, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, ठीक है। 2 कमरे का बैरक कहाँ मिला है, तो ये हड़प्पा था। ये दोनों ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक है जेंडर गैप। जेंडर गैप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिंग का जो
वेरिएशन होता है, ठीक है। तो जेंडर गैप, तो जेंडर गैप से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कितना महिला और कितना पुरुष है, ठीक है, उसको किस किस बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो खैर ऑप्शन देखने से पता चलेगा। बाकी एक चीज याद रखिएगा, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है इस बार 2024 में 129 है, और इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ऑलरेडी दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन एक रोलेट एक्ट से क्वेश्चन ही था, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट था। रोलेट एक्ट आपको पता है मार्च 1919 में आया था। एक क्वेश्चन था आपका डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो हमारा लोकतंत्र है, देखो अगेन ये सब ना स्टेटमेंट बेस्ड, जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र जो है, ठीक है, और जो डेमोक्रेसी है इसका क्या क्या जो है प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इन द सेंस इसका विशेषता क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, जो भी हाईएस्ट मेंबर होते हैं वो किस मतलब कॉमन पीपल के द्वारा चुना जाता है। तो जो ऑप्शन स्टेटमेंट था बस उसमें छांटना था, मुझे नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। जो साइंस वाइंस जहां ये है मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। एक और था, 3 क्वेश्चन था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से, कि एक नया मतलब एक साइट खोजा गया है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है, इंडिया में, तो मोरोधारी, ठीक है, या आई थिंक इसी तरीके से ऑप्शन में लिखा हुआ था मोरोधारी। तो ये हो सकता है हमें नहीं पता होगा, और बहुत लोगों ने इसके मोहनजोदाड़ो की जगह आई थिंक, क्योंकि न्यूली साइट है तो मोरोधारी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो डायरेक्टली आपका घटना चक्र का क्वेश्चन था कि जो अन्न का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, ये डायरेक्टली जाके देखिएगा, ठीक है। या एग्रीकल्चर का सबसे पहला प्रमाण, कृषि का सबसे पहला प्रमाण, तो मेहरगढ़, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद था कि सत्ता साझेदारी, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट हमारा फॉर्म हुआ उसमें क्या है, बहुत सारे पार्टी मिलकर फॉर्म किए हैं, ठीक है, तो इसका क्या क्या विशेषता हो सकता है, उस पर एक क्वेश्चन था, वो आपको समझ के उसमें मारना था, ठीक है। एक था कि जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कुछ बाइंडिंग पावर से था, इसका पूरा स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसका, बट इतना है कि देखिए कोई भी अगर एक एटम होता है, ठीक है, परमाणु होता है, ठीक है, तो ये यहाँ न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों कौन से फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। एक था लीचिंग, तो लीचिंग किसमें होता है, तो ये आपको मैंने बहुत एकदम सॉइल वाला है ना, सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चन आए, मतलब मिट्टी से, तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप जाके देख लेना, ठीक है। लीचिंग मैंने आपको बताया था, जब भी बारिश होता है, ठीक है, बेसिकली लीचिंग जो L4 लेटराइट सॉइल में ये देखा जाता है, जब बारिश होता है, ठीक है, तो उस समय लीचिंग आपको देखा जाता है लेटराइट सॉइल में, तो लीचिंग से रिलेटेड था, लीचिंग लेटराइट सॉइल, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्या है पूछा गया था, तो मैंने बहुत बार ये समझाया आपको कि जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत सागर है, ठीक है, और प्रशांत सागर को इस वाले एरिया में अगर देखोगे, प्रशांत सागर, ठीक है, यहाँ आप इधर तो हो गया आपका ये आपका साउथ अमेरिका वाला साइड, ठीक है, इधर हो गया आपका एशिया वाला साइड, ठीक है, ये बीच में जो ये बेल्ट बनता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, और ये वो एरिया है जहां मैक्सिमम प्रोन टू क्या होता है आपका अर्थक्वेक और आपका वोल्केनो आने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। तो ये वही है, रिंग ऑफ फायर का टेक्टोनिक प्लेट होता है बिटवीन, जहां के वोल्केनो और अर्थक्वेक आने का ज्यादा चांसेस होता है, और ये कहाँ है, तो पैसिफिक ओशन में ये बेल्ट है, ठीक है, याद रखो। उसके बाद ब्रेन से क्वेश्चन था, ब्रेन को मैंने अगेन बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, सेरिब्रम क्या है, सेरिबिलम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है आपका, उसके बाद आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो आपका जो वॉलेंट्री एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो बोलोगे सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कौन बनाए रखता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो आपका सेरिब्लम करता है। अगर दारू पी लेते हो तो सेरिब्लम इफेक्ट होता है, तो यही था इसमें कौन सा गलत है, तो उसमें कुछ सेरिब्लम से रिलेटेड था कि सेरिब्लम जो बॉडी का बैलेंस नहीं करते तो सेरिब्लम ही करती है, तो ये ब्रेन से था, डायरेक्टली क्वेश्चन था। ऑक्सीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो हमारा वातावरण उसमें ऑक्सीजन कहां से आता है, तो सिंपल है, फोटोसिंथेसिस से आता है। 5 से 10 मिनट में से फोटोसिंथेसिस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब करवाया था, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद है आपका जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन प्रणाली का एक दिया हुआ था कि कैसे कहां से स्टार्ट होता है, तो हम लोग नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। उसके बाद फेरिंग्स में आता है, मैंने आपको बताया था फेरिंग्स क्या है, कॉमन जगह है खाने का भी और सांस लेने का भी, तो कॉमन पॉइंट कौन सा आता है, फेरिंग्स होता है। तो नॉस्ट्रिल हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, तो ये लाइन से आपको बस ये सब आपको करवाया हुआ है, कुछ नहीं है। तो ये श्वसन प्रणाली से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो था वो था आपका कि जो हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा इसमें बताते हैं कौन सा गलत है, तो हिंदी भाषा को
प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, बट ये गलत है, क्योंकि जो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 351 है ये कहता है कि हिंदी को प्रमोट करना है। तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन साइंस का क्वेश्चन देखिए, इसको मैं बताता हूँ। देखिए एक जो था एसी, इसमें भी आपको जो देखिए एसी डीसी पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एसी क्या है, तो सबसे पहले तो समझो एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस इसका जो वोल्टेज का और अगर करंट का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, केवल एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में। और अगर मैं बोलता हूं कि भारत में अगर फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है 50 हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज है मतलब क्या, एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में, ठीक है, जो ये वाला जो एक साइकिल बना रहा है, ठीक है, ये 50 बार, ठीक है, एक सेकेंड में क्या होगा, ये 50 साइकिल बनाएगा। तो आई थिंक वहां जो दिया हुआ था ये 50 नहीं दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, आई थिंक 1/100 दिया हुआ था, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इसका जो करंट हो चाहे वोल्टेज का अगर ग्राफ लोगे तो ये चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बोलता हूँ, डेट मीन्स क्या है कि जो एक सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये चीज है। एक था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से था, तो इसको भी बहुत डिटेल में यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ, आप जाके देखिएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये मोटर के लिए काम करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल होता है ये किसके लिए काम करता है, तो ये जनरेटर के लिए काम करता है। अब मैंने आपको बताया था अगर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये तीनों जो अंगुली को ऐसे रखेंगे तो तीनों जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसी में ये जो आई, ये वाला जो मिडिल फिंगर है, ये क्या बताता है, तो आपका करंट का डायरेक्शन को, ये क्या बताता है, ये वाला सेकंड वाला इंडेक्स, ये वाला, तो ये जो बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये क्या बताता है, तो फोर्स को बताता है। तो उस पे था, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको करवाया। एक था जो पार्लियामेंट जो होता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट संसदीय जो कार्यपालिका होती है उसको बेसिकली कौन चलाता है, तो सिंपल है, जो मेजोरिटी में होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन आई थिंक दरोगा 575 के प्री में भी पूछा गया था। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है भारत का, उसको अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली इसका पीडीएफ भी प्रिपेयर करके एक्स्ट्रा तरीके से दिया जाएगा, तो उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है जो संघ जो होता है उसमें पीएम रहता है, नगर पालिका में मेयर होता है, और पंच जो है आपका पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है। ये तो दरोगा के 1275 में भी था, ठीक है, कि जैसे कि कौन कहाँ होता है, जैसे मेयर क्या होता है, नगर पालिका में होगा। यूनियन में कौन होता है, पीएम होता है। पंच कहाँ होता है, तो आपका सरपंच कहाँ होता है, तो आपका विलेज वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद एक और था डेट अराउंड, मतलब मिलान का खिलाफत आंदोलन हो गया, इस टाइप से कुछ ये था। जैसे खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ, तो ये डेट बेसिस में था, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको करवा दिए, जैसे गांधी जी कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ अरेंज करने के लिए था, तो इसमें आप कर लोगे, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं, जो करवाना है बस वहीं से रहेगा। उसके बाद सार्क, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन आपका सही। जैसे सार्क पूछा था कि इसमें सार्क का कौन मेंबर है, मैंने आपको ट्रिक से करवाया सब। सार्क तो क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, मैंने तो आपको बाल्टिक नेशन ये सब भी मैंने आपको करवाया। तो सार्क का अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने कैसे आपको ट्रिक से याद कराया, सार्क ने अगर आपको मार दिया तो क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, ठीक है, पेन हो जाएगा। और फिर आप कहाँ जाओगे, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। म्यांमार नहीं है, ये चीज याद रखना। तो म्यांमार जो है सार्क का पार्ट नहीं है। ओल्डेस्ट, ये भी डायरेक्टली पीडीएफ से है। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो मैंने बताया था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। प्लस मैंने ये भी बताया था कि सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अप्सरा। ये सब चीज आपको करवाया हुआ है। एक पूछा था कि सहकारी समिति का आर्टिकल क्या है, ये भी डीपीएसपी वाला पीडीएफ में जाके देखिएगा। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका हो गया। इमरजेंसी जो लगाया जाता है 300, आपका जो पहला जो अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी लगता है तो प्रेसिडेंट कब लगा सकता है, तो बहुत आराम से, प्रेसिडेंट वाला पीडीएफ में लिखा है। रिकमेंडेशन, प्रॉपर रिटन रिकमेंडेशन जो दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद वो लगाते हैं और उसको कॉल अप भी किया जाता है, मतलब आपका नेशनल इमरजेंसी को हटाया भी जा सकता है आपका पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से। तो ये था एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद था मॉरिशियस। मॉरिशियस का कैपिटल क्या है, तो ये तो मैं खैर अभी ट्रिक से आपको याद करवा रहा हूँ। पहले मैंने अफ्रीका का आपको करवा दिया, आप कुछ दिन में यूरोप का करवा दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म रहता है, चाहे आप दरोगा दो, बीएसएससी दो। तो मॉरिशियस, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशियस का कैपिटल है। एक चिनाब रिवर से आई थिंक कुछ क्वेश्चन था, एक कुछ इस तरीके से था, पड़ोस, समुदाय, गांव, नगर, राज्य, राष्ट्र सजाने वाला, ठीक है। एक था कि 15 अगस्त बेस पे क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा आजादी मिला, इसीलिए हम लोग उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये सब तो खैर आप वहां समझोगे। मॉनसून,
मॉनसून से मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया, जो भी मॉनसून आता है जैसे जून के सेकेंड वीक में, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो बहुत अच्छे लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये भी करवाया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ठीक है, और जब भी हवा चलती है तो हवा के साथ ही बारिश आता है, क्योंकि वो बादल लिख के आता है। तो अगर लो प्रेशर है, ठीक है, जहां ज्यादा गर्मी होगा वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, समुद्र से क्या होगा, हवा चलने लगेगा भारत की ओर। तो ये था, तो बेसिकली लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो जगह कहाँ है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से आपको दिया होता है, पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक था कि प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, बागानी फसल पे क्वेश्चन था, ये था। एक था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे डीडीटी हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, तो एक इस टाइप से क्वेश्चन था, तो ये भी आपको बताया हुआ है, देख लेना आप जाके, ठीक है। एक था कि हिंदू सेंट्रल कॉलेज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, 1898 में। और एक था, ये देखो, ये भी आपको डायरेक्टली पीडीएफ से, सब ये सब पीडीएफ से डायरेक्टली, कि तमिल ग्रामर को क्या बोलते हैं, तो तोल्कापियम बोलते हैं। वाकाटक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो चालुक्य डायनेस्टी आया था। और कुछ कुछ था एलिमिनेट करने वाला था, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो था ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जैसा वही टॉपिक से पूछा गया है जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है, ठीक है, कि जितने टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जितने टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं हर दिन रूटीन के साथ इंक्लूड किया जा रहा है, उसको लिख लिख के याद करना है, ठीक है। बस लिख लिख के याद करते हुए चलिए, जितना पीडीएफ दिया जा रहा है उसको करते हुए चलिए, और जो भी आपको डाउट होता है उसको आप शेयर करते हुए चलिए, तो हम उसमें भी आपका हेल्प करते रहेंगे। बिहार में दरोगा बनने में फिर से कहता हूं, ड्रीम दोस्त से आप जरूर जुड़े, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेहतरीन वीडियोस आपके लिए आते रहे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।